जब मंगोल ने, कुबलाई खान ने चीन पर आक्रमण करके चीन को गुलाम बनाया, उसी समय उसने तिब्बत पर भी आक्रमण किया, तिब्बत को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश रहा, वो चीन का हिस्सा ही नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि तिब्बत एक तरह से भारत का हिस्सा था। तिब्बत चीन का कभी अंग नहीं रहा, तिब्बत की अपनी संप्रभुता रही, भारत उसका सदैव सम्मान किया। जब हम भी कभी गुलाम थे तो कहीं मैडम कामा जर्मनी से हमारी आवाज़ उठाती थी, कहीं भिखाजी कामा, तो कहीं हरदयाल जो है अमेरिका से आवाज़ उठाती थी। चाइना के पास अपनी पासपोर्ट के अप्लाई नहीं किए, वे भारत के पास आए थे कि हमें भारत पासपोर्ट दे और हम जाएंगे यूएनओ में। भारत अपनी जरूरतों, अपने हितों के अनुसार सदैव एग्रेसिव होता है। वो चीन के ही साथ नहीं, अमेरिकी हितों के, अमेरिका के साथ भी एग्रेसिव है। हम मिसाल वो रशियन 400 का समझौता हम अमेरिका का अनदेखी करके ही किए। हम गलवान में वैसे ही उत्तर दिए, डोकलाम में वैसा ही उत्तर दिए। हम सदैव एग्रेसिव हैं। हमने अरुणाचल में वैसा ही उत्तर दिया, हम सदैव एग्रेसिव है। जो इंडो पैसिफिक के अंदर भी चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है या उसको हर एक समय संकेत दे रही, तो भारत है। भारतीय संसद का संकल्प है कि मैं अपने खोए हुए हिस्से को, कि वह चाहे चीन के अधीन हो या पाकिस्तान के अधीन हो, हम वापस लेंगे। ये भारत की संसद में एक संकल्प है। नमस्कार दोस्तों, खबरों का अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं मनोज देव सिंह। आज हम बात करेंगे तिब्बत को लेकर, जिसमें कि भारत और चाइना का क्या पक्ष है और ख़ासतौर से अमेरिका का, क्योंकि अभी अमेरिका ने बुधवार को ही अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के एक दल जो है वो शिमला गया और शिमला में उन्होंने दलाई लामा से भेंट की और वहाँ पर उनसे जो है चाइना से स्वायत्तता की मांग का समर्थन किया है। इस मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गोलक बिहारी राय, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचार जानते हैं इसके बारे में। सर, आप क्या कहेंगे? पहले तो आपका खबरों का अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है बहुत। सर, जिस तरीके से अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग आए हैं और उन्होंने दलाई लामा का जो है समर्थन किया है कि उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए, जबकि अभी तक जो है इस तरह का कोई भी रुख अमेरिका का जो है खुले तौर से चाइना का विरोध करना या तिब्बत का समर्थन करना जैसा चीज़ नहीं हुआ था। पहले इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए, चीन और तिब्बत के इतिहास दोनों का अलग अलग इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर उसी में कहीं न कहीं छिपा हुआ है। तिब्बत 1912 से लेकर और 1951 तक एक स्वतंत्र देश रहा। कहीं भी वो पार्ट एंड पार्शियल चीन का हिस्सा नहीं रहा, एक स्वतंत्र देश था। उसके पहले भी यदि हम जाएंगे, चीन जिस समय किंग चिंग या मिंग वंश जिसको हम कहते हैं, उच्चारण के कारण 3 उच्चारण चलते हैं, तो उसे झिंग या चिंग वंश 1912 तक जो शासन किया, 1644 से लेकर 1912 तक, वह तो मंचूरियन था। चीन उस मंचूरिया का गुलाम बना था। वो वंश जो था मंचूरिया का था, वो चीन का हिस्सा नहीं था। उसने पेकिंग पर आक्रमण करके बाद में अपनी राजधानी बीजिंग बनाई। उसके पहले भी जो मंगोलों ने चीन पर शासन किया, कहीं न कहीं ये उलझन इसलिए हमें दिखाई पड़ती है कि जब मंगोल ने, कुबलाई खान ने चीन पर आक्रमण करके चीन को गुलाम बनाया, उसी समय उसने तिब्बत पर भी आक्रमण किया, तिब्बत को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारत को अपने कब्जे में लेकर भारत की सोवरेनिटी को समाप्त कर लिया? भारत की कोई सोवरेनिटी थी ही नहीं। ब्रिटेन
की कॉलोनी हम रहे, परंतु हमारी सोवरेनिटी एक थी, इसीलिए तो हम आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश रहा, वो चीन का हिस्सा ही नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि तिब्बत एक तरह से भारत का हिस्सा था। सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक जो हमारी जो कहें कि ग्रंथ हैं उसमें कहीं ना कहीं तो जिक्र होता है, उससे तो यही लगता है। लेकिन जो सर यहाँ पे जो समस्या ये है कि एक समय जब चाइना ने भारत पे भी आक्रमण किया, उससे पहले 51 में तिब्बत को जीत लिया, लेकिन हम भारत ने मान्यता नहीं दी कभी उसको कि मतलब तिब्बत चाइना का हिस्सा है। हम शुरू से पढ़ते आए कि तिब्बत एक अलग देश है। लेकिन बाद में जो है इसे 2003 में जो है कहा जाता है कि वाजपेयी जी के शासनकाल में जो है ये मान लिया गया कि जो है वो तिब्बत का हिस्सा है। परोक्ष रूप से ही माना गया, लेकिन मान लिया गया। जब भारत ने इस चीज़ को मान लिया, तो आज जब हम मानते हैं कि तिब्बत, जो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आज जब भारत जो है ऑफिशियली ये मानता है कि तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा है, तो एक ऐसे कंट्री में आके क्या अमेरिका के किसी प्रतिनिधि मंडल का आके और बिना भारत के परमिशन के इस तरीके से बात करना कहीं ना कहीं ये भी नहीं साबित करता कि भारत और चाइना के बीच में भी ऑलरेडी एक दुश्मनी चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में इसको और उकसावे की कार्रवाई भी कही जा सकती है। पहले हमें अपनी समझ होनी चाहिए, 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये युग लोकतंत्र का है, लोकतंत्र की इरा चल रही है, सबकी संप्रभुता का सम्मान का है। ताइवान की भी अपनी संप्रभुता है, कोमोतांग के शासन के रूप में उसकी अपनी संप्रभुता है। चीन गणराज्य के रूप में ताइवान की संप्रभुता है। तिब्बत की भी अपनी संप्रभुता है। कभी भी किसी की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र तो आज दुनिया के लिए एक वरदान है, दुनिया लोकतंत्र में चल रही। हम केवल सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से हम तिब्बत के साथ नहीं रहे, हम राजनीतिक रूप से भी तिब्बत के साथ रहे। शायद हम कभी इतिहास के पन्ने को यदि पलटते तो हम आज ये बात नहीं कह सकते थे। इतिहास के अंदर ये दर्ज है, स्पष्ट दर्ज है। 1903 में, 1904 में एक यहाँ से एक मिशन गया था, यंग हस्बैंड मिशन। उस मिशन ने जो समझौता किया किसी बीजिंग से नहीं किया, उसने लहासा से समझौता किया। वो लहासा ट्रीटी कही जाती है। यंग हस्बैंड मिशन ने लहासा के साथ एक ट्रीटी की। उसने लहासा के साथ अपनी व्यापारिक से लेकर सीमा तक की सारी ट्रीटी की। उसके बावजूद भी जब 1916 के करीब शिमला समझौता हुआ है, तो चीन तिब्बत के नाते नहीं आया था। तिब्बत स्वयं वहां प्रतिनिधि था, चीन भी प्रतिनिधि था, भारत भी प्रतिनिधि था। मैकमोहन रेखा उस समय डिक्लेयर हो चुकी थी, स्पष्ट हो गई थी। चीन की और तिब्बत की सीमा भी डिक्लेयर हो चुकी थी। चीन बाद में आनाकानी करके उसे समझौते से कि हम आगे बात करके आएंगे तब हम कोई निर्णय लेंगे, इसलिए चीन उससे बाहर हो गया। इसलिए वो समझौता मैकमोहन लाइन का 1916 के अंतर्गत जो समझौता हुआ है वो चीन के साथ नहीं, तिब्बत के साथ हुआ। इसलिए तिब्बत चीन का कभी अंग नहीं रहा, तिब्बत की अपनी संप्रभुता रही, भारत उसका सदैव सम्मान किया। और यही नहीं, बड़ी ताजुब की बात है, जब तिब्बत, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 मिशन, मैं अंग्रेजी ब्रिटानिया शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी 3 मिशन भेजा। वह तासी लामा के पास गया था, खाम क्षेत्र के तासी लामा के पास। तासी लामा के पास एक अनुवादक, बंगाली अनुवाद गया था उस मिशन के साथ। वो जब तासी लामा से बात कर रहा है तो तासी लामा ने कहा कि तुम मेरी वोट और अंग्रेजी का अनुवाद मत करो, तुम मुझसे हिंदुस्तानी में बात करो। अर्थात चीन के अंदर व्यापार से लेकर सारी चीज, इसलिए भाषा का आदान प्रदान भी हिंदुस्तानी था। हमारी चीन की से कोई संबंध उसका नहीं है। तिब्बत का जो है डाक भारत से चलता था। ये डाक तो 1949 के बाद भी चला है। जिस समय चीन अपने को स्वतंत्र हुआ उसके बाद तक तिब्बत का डाक, उसको वो डाक का एक सेंटर बिहार का मोतिहारी हुआ करता था, उसको तिब्बती डाकखाना कहते थे।
पूरा तिब्बत का डाक भारत होकर ही जाता था, भारत से ही वो कंट्रोल था। तो हम कैसे मान लें? और दूसरी बात ये कहना कि भारत की सरकार ने कभी ये स्वीकार कर लिया, समझौता और नीति समय सापेक्ष होती है, उस पर समय की आवश्यकता के अनुसार पुनर्विचार हो सकता है। और ये कहना कि कोई विदेशी अमेरिका के लोग, उनके पार्लियामेंट्रियन आकर इस तरह की बात करते हैं, तो कोई अनहोनी नहीं है। दुनिया के अंदर कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने से आज एक दलित, पीड़ित, शोषित और दमित समाज के लिए उसकी वरदान के लोकतंत्र की आवाज़ उठाना एक पुण्य काम है। यदि कहीं भी आज हम भी, जब हम भी कभी गुलाम थे तो कहीं मैडम कामा जर्मनी से हमारी आवाज़ उठाती थी, यही भिखाजी कामा, तो कहीं हरदयाल जो है अमेरिका से आवाज़ उठाते थे। तो एक जो दमित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो शोषित समाज है, उसकी आवाज़ दुनिया के किसी भी कोने से उठे, उसका स्वागत होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अगर आज हम भारतीय की बात करें तो भारतीय जनता में एक कन्फ्यूज़न के स्टेट क्रिएट होता है कि अगर सरकार जब मान्यता दे चुकी है तो अब या तो खुलकर समर्थन करे वापस, जिस तरीके से हम जैसे पाकिस्तान को लेके बोलते हैं उसी तरह से हम फिर से कहें कि नहीं, तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा नहीं है, सरकार बोले, या तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। लेकिन यहाँ से एक चीज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार भी जो है एक मौन समर्थन इस तरह की चीज़ों को दे रही है, और ये नज़र आ रहा है कि हाँ, अब भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो बदल रही है, और जो मान्यता दी गई है वो वापस लेना, या फिर से जो है हम उसको चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को कहें कि तिब्बत जो है अब अलग है, चाइना का पार्ट नहीं है। तो ये इस तरह से हम भारत को हम देखें कि भारत की विदेश नीति चाइना को लेके और खास और तिब्बत को लेके या ताइवान को लेके बदल रही है आपके अनुसार? आपको समझना चाहिए 1914 से परिस्थितियां बदल रही है। डोकलाम और गलवान ने उन परिस्थितियों का स्पष्ट कर दिया। हम आज की आवश्यकता के अनुसार अपनी नीतियों पर सरकार पुनर्विचार कर रही है, उस दिशा में देख रही है। पुनर्विचार न कहकर हम कहेंगे उस दिशा में देख रही है। आज भारत का प्रधानमंत्री या भारत का विदेश विभाग ताइवान के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है, उनको बधाई दे रहा है। हम एक चीन की नीति कहाँ मान रहे हैं? धीरे धीरे ये नीतियाँ जो हैं स्पष्ट हो आ जाएगी। हम समय के साथ उसका अध्ययन करके और फिर उसकी सरकार या व्यवस्था उसकी घोषणा करती है, उस पर चलती है। तो ये समझने की बात है, ये कहने की बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब अब भारत जो है अमेरिका के साथ जो है इस तरीके से भी अलाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां चाइना को हम पछाड़ सकें? मतलब अभी तो व्यापारिक रूप से हो रहा था, क्या अब हम रणनीतिक रूप से भी हम चाइना का अमेरिका का अलाइज होने जा रहे हैं ये चाइना को लेके खास तौर से? हम हर एक बिंदुओं पर अलग अलग भारत जो है रणनीतिक हिस्सेदारी इस भूभाग के लिए चीन के साथ भी है, और वैश्विक शांति के लिए और उत्पीड़न के अंत के लिए अमेरिका के भी साथ है, यूरोप के भी साथ है। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी समझदारी के अनुसार हमारी रणनीतियाँ अलग अलग दिशा में अलग अलग तरह से होती हैं। इसलिए कोई उसकी एक रूलिंग नहीं है कि हमारी रणनीति अमेरिका के साथ है, हमारी रणनीति पश्चिम के साथ है। हम यूक्रेन और रशिया वार को तो देख ही रहे हैं, हम जो है हमास और इजराइल के वार को देख ही रहे हैं। तो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, और जो आवश्यकता है आज विश्व में शांति के लिए और एक प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसके अनुसार हमारी रणनीति और हमारी स्ट्रेटजी। तो मतलब आने वाले कुछ सालों के अंदर हम जो है तिब्बत को अलग देश के रूप में फिर से हम मानने लगेंगे, ऐसा लग रहा है? स्वयं तिब्बत ही अपने को अलग देश के रूप में मानता रहा है। जिस समय 1954 में तिब्बत पर आक्रमण उसके पहले ही हो चुका था, तिब्बत के लोग अपने को यूएनए में जाना चाहते थे, वे चाइना के पास अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किए, चाइना के पास अपनी पासपोर्ट के अप्लाई नहीं किए। वे भारत के पास आए थे कि हमें भारत पासपोर्ट दे और हम जाएंगे यूएनए में।
उस समय संजोग था कि उनको नहीं मिल पाया, कुछ कारण रहा, क्या रहा, परंतु वो तो अपने को सदैव पहले से ही स्वतंत्र, तो हम क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन दलाई लामा आज भी जो बात कर रहे हैं उसमें वो ये नहीं करे कि हम चीन का हिस्सा नहीं है बल्कि हमें स्वायत्तता दी जाए, इस पे वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जो अभी की बात निकल के आ रही है। बात स्पष्ट रखनी चाहिए। दलाई लामा एक धर्मगुरु हैं, शांति की बात करेंगे, स्वाभाविक है, परंतु चीन की जो एग्जाइल गवर्नमेंट है वह अभी तक स्वायत्ता का रिकमेंडेशन नहीं की। दलाई लामा अब धर्मगुरु हैं। दलाई लामा चीन के जो एग्जाइल गवर्नमेंट के हेड नहीं हैं, वो एक धर्मगुरु हैं, और धर्मगुरु हर समय शांति और समृद्धि की बात करते हैं, इसलिए उनकी बातों का भी स्वागत है। अच्छा, जिस तरह से अमेरिका इतने दिनों तक चुप था और अब आया है, और अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो जिस तरह से अमेरिका चाइना को लेकर उसकी जो पॉलिसी हुई है, आपको क्या लगता है कि फिर से हम उसी सोवियत संघ और अमेरिका वॉर में जा रहे हैं, जहां कि एक समय आया कि रशिया जो है टूट गया कई हिस्सों में, क्या उसी रणनीति की ओर बढ़ रहे हैं और चाइना को भी तोड़ने मतलब कि आगे अमेरिका जो है इस पॉलिसी के साथ ही चाइना को भी तोड़ने की कोशिश करेगा, या इस तरह से भी हम उसको लेके चलेंगे आगे, ऐसा कुछ नज़र आता है? आज विश्व बहुध्रुवीय हो गया है, इसलिए इस मुगालकत में हम नहीं जी सकते। आज हिंद महासागर इंडो पैसिफिक के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर सारी विरासत के संरक्षण का जिम्मा आज क्वाड के माध्यम से भारत उसका लीड कर रहा है। इसलिए हम द्विध्रुवीय व्यवस्था के ऊपर हमें अब विचार ही नहीं करना। बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत का भी एक बहुत बड़ा वैश्विक रोल है, इसलिए ये हम अमेरिका पक्षी हैं, रसिया पक्षी हैं, चाइनीज पक्षी हैं, ऐसा नहीं, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारी सभी मित्र हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट के अनुसार से अगर मैं पूछूं तो अमेरिका की, आप भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अमेरिका क्या इस ओर बढ़ रहा है कि चाइना को भी, जिस तरह से रशिया को तोड़ा गया, चाइना को तोड़ के कमज़ोर किया जा सके? अमेरिका कभी भी ये करने की भूल नहीं करेगा, उसके व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। हम इस मुगालत में वे अपनी प्रभावों को लेकर कभी खींचातानी कर सकते हैं, परंतु वास्तव में तिब्बत की रक्षण, तिब्बत का हित यदि हमें विचार करना है तो वो भारत को करना होगा, भारत की समाज को करना होगा, भारत की जनता को करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से हम जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ये, अभी तक देखा गया कि अमेरिका जिस भी कंट्री का साथ देता है आगे चल के कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं कि दूध में मक्खी की तरह उसे फेंक देता है, जैसे पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ या बाकी भी कंट्रीज़ के साथ। आज भारत की घनिष्ठता अमेरिका के साथ बहुत बढ़ रही है, उसके कई कारण भी हैं, व्यापारिक कारण है, सामरिक दृष्टि से भी है। क्या इस अनुसार से कई लोगों का भी कहना है कि आज भारत का साथ दे रहा है, लेकिन एक दिन फिर आएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ वो किया, वो भारत के साथ भी कर सकते, एक आशंका वाली बात। आपको इसमें क्या लगता है? भारत अपने हितों के अनुसार अपने वैश्विक संबंध को बनाकर चल रहा है। पश्चिम के साथ बनाए, अमेरिका के साथ बनाए, या सुदूर दक्षिण के साथ बनाए, या चीन के साथ बनाए। आज हमारा व्यापार चीन के साथ भी है, हमारा व्यापार पश्चिम के भी, अमेरिका के साथ भी। हम सुदूर दक्षिण की भी सुरक्षा की कल्पना कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। सही उदाहरण सही समय पर देना चाहिए, और गलत उदाहरण पेश करके हम स्वयं में भ्रम में जीने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ कही जाती है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम काफ़ी तटस्थ होके और आक्रामक होके जो है जवाब देते हैं, लेकिन जब चाइना की बात होती है तो थोड़े से हम कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाते हैं, चाहे कारण कोई भी हो। इसको लेके आप क्या कहेंगे कि क्या भारत को थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए चाइना के साथ? भारत अपनी ज़रूरतों, अपने हितों के अनुसार सदैव एग्रेसिव हो रहा है। वो चीन के ही साथ नहीं, अमेरिका के साथ भी एग्रेसिव है। हम मिसाल वो रशियन 400 का समझौता हम अमेरिका का अनदेखी करके ही किए थे। इसलिए ये कहना कि भारत जो है एग्रेसिव नहीं हो रहा है, ये अपने आप में भ्रम है। चाइना के साथ, हाँ, चाइना के साथ ही हम गलवान में वैसे ही उत्तर दिए,
डोकलाम में वैसा ही उतरिए। हम सदैव एग्रेसिव हैं। हमने अरुणाचल में वैसा ही उत्तर दिया। हम सदैव एग्रेसिव है और हम हिंद महासागर के अंदर इंडो पैसिफिक में भी वियतनाम और फिलिस्तीन आदि देशों को लेकर जो हम उत्तर दे रहे हैं, हम सदैव उससे सबसे ज़्यादा विश्व में यदि कोई भी ताकत है जो इंडो पैसिफिक के अंदर यदि चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है या उसको हर एक समय संकेत दे रही, तो भारत है। इसलिए हम कैसे कहते हैं कि भारत एग्रेसिव नहीं है? भारत अपने हितों के अनुसार एग्रेसिव है, सदा एग्रेसिव रहेगा। यदि मानवता पर यदि चोट कोई भी करता है तो हम उसके खिलाफ हैं, हम उस पर आवाज़ अपनी उठाएंगे। चाहे वो तिब्बत के अंदर मानवता कुचली जा रही हो, चाहे शिजियांग के अंदर कुचली जा रही हो, हम उस मानवता के लिए सदैव अपनी आवाज़ को देंगे। अच्छा, तो एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा जाते जाते कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि कश्मीर जो है POK हमारा अभिन्न अंग है और हम उसे लेकर रहेंगे, 62 में चाइना ने हमारा कुछ हिस्सा जो है हथियाया है, इसे लेकर ये बात जो है उतनी प्रमुखता से नहीं कही जाती है कि इसे भी हम वापस लेकर रहेंगे। अब जो LOC बना है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उस पे हम वहीं पर तटस्थ हैं, उससे आगे कभी न बात करते हैं, न इसको वापस लेने की बात करते हैं। इसके लिए जाकर देखना चाहिए। भारतीय संसद का संकल्प है कि मैं अपने खोए हुए हिस्से को, वह चाहे चीन के अधीन हो या पाकिस्तान के अधीन हो, हम वापस लेंगे। ये भारत की संसद में एक संकल्प है। इसलिए हम कहते नहीं हैं, ये प्रश्न ही गलत है, सरासर झूठ है। इस झूठ को लेकर अभी तक हम जीवित हैं। इसको समझने के लिए संसद के उस संकल्प को देखना चाहिए कि हम भारत अपने खोए हुए हिस्सों को हम संकल्प के साथ लेने की कामना किया है। ये भारत की संसद ने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय एक संकल्प लिया था। इस झूठ से सदैव बचना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को इसका जानकारी दी।